पार्लियामेंट इज इन सेशन, लोग परेशान हैं। एफसीआरए क्या है? ये जो सरकार है भाजपा की है, ऐसा क्या कर रही है जिससे लोग इतने परेशान हो गए? पहले कोई परेशान नहीं हुआ था। बट द गवर्नमेंट वांट्स टू नो व्हाट आर द डॉलर्स फॉर, व्हाट आर यू यूजिंग दिस फॉरेन करेंसी? यही तो बात पूछ रही है। राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक सवाल बहुत बड़ा है कि भाई एफसीआरए का क्या होगा, एफसीआरए बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या होने वाला है आगे? क्योंकि देखिए सबको पता है एफसीआरए एक जड़ है, एक इतनी बड़ी जड़ है, इसको काटने का ये काम कर रहे हैं जो ये लोग, वी आर ऑल फॉर इट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फॉरेन फंडिंग और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, जी हां, जो फाइनल एक रिफॉर्म लाना है जिसके द्वारा भारत में फॉरेन फंडिंग पे वो आखिरी रोक लग सके, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो भारत के अंदर किसी ना किसी प्रकार से धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं, उनको बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। उसके ऊपर हमने आपके सामने यह सत्र रखा था। अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे ही सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया पीते महा दी कि भारत एक ऐसा कानून ला रहा है जिससे ईसाई मिशनरीज को दिक्कतें होंगी। इससे लोग इतने परेशान हो गए, पहले कोई परेशान नहीं हुआ था। इस बार क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? ये भी समझते हैं। ये देखिए साहब, ऐसा है कि एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 इज एन इंडियन लॉ दैट रेगुलेट्स हाउ इंडिविजुअल्स, एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड एसोसिएशन रिसीव एंड यूज फॉरेन मनी। यानी कि विदेश से पैसा आया आपके पास। अब ये जो पूरा मामला है ना, ये देखता है कि भाई किसी के पास $100 आए। एक उदाहरण देता हूं आपको हाइपोथेटिकली। पहली चीज तो क्यों आए, आपको क्यों मिला पैसा, राइट? दूसरी चीज ये है कि साहब आपने उसको खर्च कैसे किया। उसी तरीके से डोमेस्टिकली भी होता है। तो डॉलर में इतना क्यों उछल रहे हैं लोग कि साहब ये तो गलत कर दिया। अगर अचानक से मेरे अकाउंट में कोई 50 लाख रुपए डाल देता है और मैं उसको खर्च करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे कंपनी की बुक्स में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि साहब ये जो पैसा आया है, ये आया तो आया कहां से। कुछ कागजी कार्रवाई होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, फिर हमें उसके बारे में कुछ समझाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। खुला खेल तो है नहीं कि गौरव आर्या की मर्जी हुई छापने लग गए अपना। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक कानून व्यवस्था होती है और आपको उस कानून व्यवस्था के अंदर ही रहना पड़ता है। ये देखिए साहब, अब व्हाट इज चेंजिंग इन एफसीआरए, अब बदल क्या रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि एफसीआरए में सरकार ये कहती है कि ये जो पैसा, ये जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा आपके पास आई है, अब जब आप विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो आप विदेशी मुद्रा विड्रॉ नहीं करते, आप तो इंडियन करेंसी विड्रॉ करते हैं। कोई बैंक आपको ऐसे डॉलर तो पकड़ा नहीं देगा, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड एंड यू नीड डॉलर्स टू टेक आउट ऑफ द कंट्री, दैट्स अ सेपरेट केस। उसमें आपका वीजा, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट शिकट ये सब जाता है। लेकिन आपके पास बाहर से डॉलर आ रहे हैं, आप खर्च नहीं कर रहे। वो क्यों आ रहे हैं, कौन आपको भेज रहा है, और आप जस्टिफाई कर दीजिए। सरकार बना थोड़ा कर रही है। इनफैक्ट इट्स गुड फॉर द कंट्री इफ डॉलर्स कम इनटू इंडिया। It's not a bad thing, but the government wants to know what are the dollars for, what are you using this foreign currency for? यही तो बात पूछ रही है सरकार। अब ये देखिए सब proposes tighter oversight की बात है under NGOs whose FCRA registration expires, is cancelled or ceases। अब मैंने एक एनजीओ खोला और मुझे मोटी फॉरेन फंडिंग मिली। मैंने जो करना है भारत के अंदर करा, जो मर्जी में दंदनाता फिरा, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहां पे क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। कौन सा इलाका मैं नहीं कह सकता, कौन, मैं नहीं, आई डोंट नो। पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है। वहां पे भारत को रेयर अर्थ मिलता है और आप जानते हैं कि 60% रेयर अर्थ चाइना में मिलता है पूरी दुनिया का, और 90% रेयर अर्थ को प्रोसेस करता है चाइना। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। देयर इज नो मैसेज फ्रॉम माय साइड, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। पहाड़ों का इलाका है, वहां पे भारत को रेयर अर्थ मिलता है, और भारत को जब रेयर अर्थ मिलता है वहां पे, तो भारत जाता है वहां पे रेयर अर्थ निकालने के लिए, क्योंकि भारत को अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए वो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। दूसरी चीज है कि चाइना का जितना कंट्रोल कम हो उतना बढ़िया है। अब वही चीज आप ये देख लीजिए कि अगर भारत में तेल मिलता है, आपको भारी मात्रा में तेल मिलता है, भारत तो लाखों, जिसको कहते हैं ना थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोर्स एवरी ईयर, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत खर्च करता है। अरब देशों से तेल मंगाता है, ये मंगाता है, वो मंगाता है। आपको भारत ने इसके ऊपर पैसा सैंक्शन कर दिया, 80 to 90,000 करोड़। इसको ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं, ठीक है जी। दिस इज वेरी नियर इंडोनेशिया, भारत का इलाका इंडोनेशिया से बहुत पास है। भारत ने बोला कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक पोर्ट बनाना है, यहाँ पे अपना we'll have a international airport, और यहाँ पे एक सिटी भी बनाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे यहाँ पे जिससे भारत की ट्रेड ठीक हो। राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक सवाल बहुत बड़ा है कि भाई एफसीआरए का क्या होगा, एफसीआरए बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या होने वाला है आगे? क्योंकि देखिए सबको पता है एफसीआरए एक जड़ है, एक इतनी बड़ी जड़ है, इसको काटने का ये काम कर रहे हैं जो ये लोग, वी आर ऑल फॉर इट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। हम सारे लोग खड़े हुए हैं कि इसको खत्म करना है, दिस हैज टू बी डन। एंड मैंने तो एक्चुअली अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 2026 का कैलेंडर ईयर रखा था, और मैंने कहीं पे लिखा हुआ अपने नोट्स के अंदर कि 2026 के एंड तक आते आते एफसीआरए नीड्स टू गो, ठीक है। दिस इज समथिंग आई हैड काइंड ऑफ सेड कि अगर आप ये कर पाओ तो कहीं ना कहीं 29-30 तक जाके आप कहीं ना कहीं अपना नैरेटिव, अपना जो एजुकेशन है, अपना जो हिंदुत्व है, उसको आप एस्टैब्लिश कर पाओगे। बट पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई हैं। एक रिट्रीट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ऊपर मैंने सुबह अपनी
अपना जो थॉट था बताया मैंने, वीकनेस इन कम्युनिकेशन विच इज क्रिटिकल टू अ पॉइंट कि अगर आप कम्युनिकेट ढंग से कर पाओ लोगों से, एंड मोदी जी इज अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइम पे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मन की बात उनकी चल रही है, ही कनेक्ट्स विद पीपल डायरेक्टली। यहाँ पर आई थिंक दे फेल टू डू दैट, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद आपने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी प्रोटेस्ट के साथ, ऑनेस्टली यू वर एट द विनिंग स्ट्रीक। लास्ट मिनट पे जाके क्यों आपने ये रिट्रीट करा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई अगर बोले कि भाई इस वजह से करा है, उस वजह से करा है, आई हैव नो आइडिया। देखिए, कल जो भी डिसीजन लिया गया, इसके बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्जन्स दे रहे। लॉट ऑफ पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको लग रहा है कि सीजेपी का बहुत बड़ी जीत होगी, तो ठीक है, उनको लग सकता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सरकार की हार है, तो लग सकता है, दैट्स देयर चॉइस। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि दिस इज अ टैक्टिकल रिट्रीट, ये भी हो सकता है। सो इट इज फॉर पीपल टू डिसाइड व्हाट एवर दे वांट टू डू। आफ्टर ऑल मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यू नो समटाइम्स फॉर द गवर्नमेंट अगर देखे कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नीड्स टू बी डन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बाहर से भी जो चाहते हैं कि यहाँ पे अराजकता फैले, और इसमें बहुत सारे और भी तबके जुड़ गए थे जिनका मकसद नीत नहीं था। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट का पूरा मकसद कभी नीत था ही नहीं, कुछ और ही था। सो आई थिंक दे टुक अ डिसीजन। अब अगर आप देखें कि एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट जो था, उस टाइम भी ये डिसीजन लिया गया था कि फॉर द टाइम बिंग वो बिल विदड्रॉ किया गया था। वहां भी अगर आप देखिए 2022 की बात है, लोगों को लगा कि एकदम बीजेपी का हो गया खत्म, मोदी जी क्यों किया ये, तो लॉट ऑफ पीपल वर एंग्री, बट इवेंचुअली अगर आप देखें इट वाज अ टैक्टिकल डिसीजन। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे अच्छे चीज भी हुई है। जो लोग एक तो है जिसने वो उस टाइम आंदोलन किया था, उसने यूपी इलेक्शन के बाद ये बोला कि हमने तो मतलब वो फार्म के प्रोटेस्ट में, जो फार्म लॉ प्रोटेस्ट था, उसके बारे में उसने ये भी कहा था कि हमने तो पिच तैयार करके रखा था, ये लोग बैटिंग नहीं कर पाए। मतलब वो पूरा जो था फार्म लॉ को लेके, हालांकि मुझे अभी भी लगता है फार्म लॉ जो थे अच्छे थे, लेकिन कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। दोस्तों, इस मॉनसून सत्र में एक ऐसा बिल पेंडिंग है जो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फॉरेन फंडिंग और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, जी हां, जो फाइनल एक रिफॉर्म लाना है जिसके द्वारा भारत में फॉरेन फंडिंग पे वो आखिरी रोक लग सके, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि फॉरेन फंडिंग रुकेगी तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई पेड सो कॉल्ड आंदोलन जीवी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप उनकी बात करें तो उनके आजीविका पर सवाल उठेगा, तो वो सड़क पर तो आएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल की। काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे, तो उसमें डरने की बात नहीं है। जो बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो उसमें दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर बड़ी ज्यादा, अगर आप देखें तो जो एनजीओज हैं, वैसे ही कई राज्य हैं, वहां पे काफी ज्यादा डर का माहौल है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है सेंटर के प्रपोज्ड फंडिंग लॉ के खिलाफ। वैसे ही मिजोरम कांग्रेस ने कहा ब्लैक डे है। केरला असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ कि विड्रॉ किया जाए एफसीआरए रूल्स। भारत तक तो ठीक है, हमारा लॉ है, भारतीय तो बात करेंगे ही, लेकिन विदेशी भी कूद पड़े हैं। जी हां, अगर आप देखें तो इसमें यूएस पार्टीज यूनाइट हो गए हैं कि एफसीआरए को भारत नहीं बदल सकता। क्या डेमोक्रेट्स, क्या रिपब्लिकन्स, यहां पे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, यूएस कांग्रेसमैन लिखने लगे, मार्को रूबियो भारत जा रहे हो, देख के आना, एफसीआरए इंप्लीमेंट भारत ना कर दे, अमेंडमेंट ना कर दे। मार्को रूबियो ने किया भी वैसा ही, दौड़े दौड़े गए। आप देखें तो यहीं पर आप देखिए मदर टेरेसा फाउंडेशन में वो गए भी। वैसे ही आप देख सकते हैं सिविल राइट ग्रुप्स, क्रिश्चियन ग्रुप, सभी के सभी परेशान हैं इस नए एफसीआरए के अमेंडमेंट से। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और इसकी क्या आवश्यकता है? क्या एनजीओज पर पैनी नजर रखना आवश्यक है? दोस्तों, अगर आप बात करें भारत की, तो यह बात किसी से छुपी नहीं है। एनजीओज कई हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी काम करते हैं। जी हां, आज से ही नहीं, यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन पीएम मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट हो रहा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही थी जो रशिया बना रहा था, उसके खिलाफ यूएस एनजीओज थे। जी हां, पीएम मनमोहन सिंह जी के ये शब्द हैं। उन्हीं के दौरान आईबी रिपोर्ट भी आया था कि ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, ये 2% तक भारत का ग्रोथ रेट ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये बात तब भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। आज तो दुनिया और ज्यादा वेल कनेक्टेड और ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है। तो ये कहीं ना कहीं जो मेनेस है, ये जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस है, जो फॉरेन फंडिंग है, ये बढ़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज भारत में भी उसी प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए आप, यहां पे अमेज़न का डेटा सेंटर लग रहा है, उस पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के नाम पे स्थानीय लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, एआई, आपको 21वीं सदी में आगे बढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स चाहिए, वो भारत में लगाने होंगे। लेकिन जो वो डेटा सेंटर लगाएगा, जाहिर सी बात है उसी के ऊपर अगर आप देखें तो डेटा सेंटर्स हैं, तो एआई का एलएलएम भी उसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड होना है, और बाकी चीजें भी होनी है। तो डायरेक्टली हमारे ग्रोथ एस्पिरेशंस पर हमला होना शुरू हो गया है। वैसे ही आप देखें तो यूएस में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहीं चाइना में बेहिसाब डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। वैसे ही आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में एंटी डैम प्रोटेस्ट हो रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के ठीक नॉर्थ में जाएंगे, चाइना का जो तिब्बत वाला है ना हिस्सा है जो चाइना ने दबा के रखा है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आए दिन आपको बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं। वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक नीचे जहां अरुणाचल प्रदेश आता है वहां पे डैम्स बनते हैं तो प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहे हैं। वैसे ही आप देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं मलक्का पे भारत की पैनी नजर रखवाएगा, उस ग्रेट निकोबार में एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हो रहा है। क्लियरली दोस्तों एक तबका है जो आंदोलनजीवी कहलाता है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के इस प्रकार से इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहता है, और उसमें फॉरेन फंडिंग का बड़ा रोल होता है। क्लियरली उन एनजीओ पर पैनी नजर रखनी होती है, और उसमें वो जो लास्ट माइल रिफॉर्म है, वो आखिरी मिसिंग पीस, जो कि हमारे फॉरेन फंडिंग के एनजीओ के फॉरेन फंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे केस को वाटर टाइट बनाता है, वो मिसिंग पीस इंप्लीमेंट होना बाकी है। जो भारत के अंदर किसी ना किसी प्रकार से धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं, उनको बड़ी परेशानियां हो सकती हैं, उसके ऊपर हमने आपके सामने यह सत्र रखा था। अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे ही सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया बीते माह दी कि भारत एक ऐसा कानून ला रहा है जिससे ईसाई मिशनरीज को दिक्कतें होंगी। इस बात के लिए वो कानून सुर्खी में आता है और वो है एफसीआरए। तो आज हम आपको डिटेल में इस एफसीआरए एक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। एफसीआरए एक्ट 2.0 आ रहा है। टेक्निकली एफसीआरए एक्ट पहले से आया हुआ है, लेकिन सरकार इसके अंदर कुछ प्रावधान बदलने जा रही है। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है और उस एक्ट के अंदर अगर कोई परिवर्तन होगा, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट जो है उसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसे भी सदन के माध्यम से ही लाया जाएगा। और ऐसे में जब सदन का रोल हो तो उस रोल के ऊपर इस समय दांवपेच चल रहे हैं। सुर्खियां बनती हैं कि भारत के अंदर मिजोरम सरकार और चर्चेस बॉडीज ने अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है सेंट्रल को अगेंस्ट एफसीआरए एक्ट, यानी कि इनका मानना है कि आप जो प्रावधान लाने जा रहे हैं इससे हमें असुविधाएं होंगी। इन्होंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम सरकार को दिया है। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्या प्रस्तावित है इस कानून में जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं? इन दिक्कतों के चलते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार ऐसा करके अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो क्रिश्चियन सोसाइटी इंडिया के अंदर है उनको फंडिंग अगर विदेश से मिलती है तो मानवीय उत्थान सेवा चैरिटी के लिए अगर मिलती है तो उसमें गलत क्या है? यह हाल तब था जब बजट सत्र के अंदर यह एक्ट के अंदर संशोधन प्रस्तावित था, लेकिन तब यह नहीं आ पाया था। लेकिन मानसून सत्र अब चल रहा है और इस समय पर सरकार अपने प्रस्तावों में कि कौन से एक्ट आएंगे उसमें एफसीआरए एक्ट को लेकर चल रही है। तो ऐसे में अगर एफसीआरए एक्ट में संशोधन होता है तो उससे क्या क्या बदल जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी आसान भाषा में विदेशी फंडिंग। आप देश में जब भी कोई एजिटेशन हो, आंदोलन हो, उन सब में एक शब्द बड़ा कॉमन सुनते हैं और वो है विदेशी फंडिंग का। विदेशी फंडिंग आफ्टर ऑल है क्या? विदेशी फंडिंग है कि आपने आंदोलन जारी रखा या आपने कोई कार्य किया, किसी ने आपकी इसमें सुविधा या सहायता दे दी। टेक्निकली भारत के बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहते हैं और वो अपने देश में रेमिटेंसेस भेजते हैं। भारत में रेमिटेंसेस भेजना दुनिया में भारत को नंबर 1 पर रखता है, अर्थात विदेशों से संप्रेषित धन जो भारत को ही मिलता है उसमें भारत का नंबर 1 है। लेकिन क्या हो कि भारत में भेजा जाने वाला धन भारतीयों के द्वारा ना भेजकर या फिर भारतीयों के द्वारा कुछ देशद्रोहियों, समाज कंटकों या फिर उन लोगों के द्वारा देश में भेजा जाए जो देश की साख को नुकसान पहुंचाए, देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा दे, देश विरोधी नारे लगवाए, देश की व्यवस्था को हिला दे। तो ऐसी स्थिति में इस विदेशी फंडिंग की प्रॉपर तरीके से जांच होती है। अब सवाल दूसरा है कि सर विदेशों से घर वालों को पैसा जब भेजा जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या उसमें भी एफसीआरए लगता है? नहीं। देश की कुछ ऐसी संस्थाएं जिन्हें आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज कहते हैं, सिविल सोसाइटीज कहते हैं, कुछ ऐसे संगठन जो लोगों की मदद करने के नाम पर बनाए जाते हैं, उनमें भी कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह से जैसे अनुदान देश में दिया जाता है ऐसे विदेशों से भी अनुदान प्राप्त होता रहा है। और यह अनुदान जब भी अपने देश में कोई बड़ा आंदोलन हो तो उसके अंदर चर्चा में जरूर आता है। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो ये तय करता है कि भारत में जो भी विदेशी पैसे आता है वो कहां से जाएगा और कैसे यूज होगा। सीधी सी बात, सरकार ये देखना चाहती है कि बाहर से मिलने वाला फंड देश की सुरक्षा या आंतरिक मामलों को नुकसान ना पहुंचाए। अभी हाल ही में इससे जुड़ा एक नया विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि इसके नए नियम और अमेंडमेंट काफी सख्त कर दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक नई अथॉरिटी बनाई गई है जो अगर किसी एनजीओ या ट्रस्ट का लाइसेंस कैंसिल होता है या एक्सपायर हो जाता है तो उनकी संपत्ति या एसेट को अपने कब्जे में ले सकती। इसके अलावा ये भी रूल है कि अगर लाइसेंस रिन्यू करवाना तो पिछले 2 सालों में कम से कम 10 लाख रुपए फॉरेन फंडिंग से खर्च होना चाहिए, तभी उसे एक्टिव माना जाए। इस बात को लेकर मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में काफी हलचल। वहां की कांग्रेस पार्टी और लोकल ग्रुप ने इसका विरोध शुरू कर दिया और असेंबली का स्पेशल
सीजन बुलाने की मांग की। उनका डर ये है कि इस नए कानून का सबसे ज्यादा असर वहां की क्रिश्चियन चर्चेस, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल और हॉस्पिटल पर पड़ेगा जो फॉरेन ग्रांट्स पर चलते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी मोटी तकनीकी कमियों की वजह से भी उनकी संस्थाओं और संपत्ति पर खतरा आ सकता है और इससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार का अपना अलग ही तर्क। सरकार का कहना है कि अगर मकसद किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, उनका बोलना कि बल्कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है। कई बार अब देखा गया है कि एनजीओ को मिलने वाले पैसे का गलत इस्तेमाल भी होता है या फिर वो उसके उस कामों की करते हैं जिसके लिए परमिशन नहीं होती, ऐसे भी होता है। ठीक है, इसलिए अब हर चीज का हिसाब रखना और कंट्रोल फिक्स करना जरूरी कर दिया गया ताकि देश की सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ ना हो सके।